हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। मतलब जो क्रॉप होती है जिसे हम फसल बोलते हैं, उसको कैसे उगाया जाता है, उगाने के बाद में कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उसको रख रखाव किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट। अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 BC तक लोग नोमैडिक हुआ करते थे, मतलब घुमक्कड़ हुआ करते थे। उस टाइम के लोग ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में और रहने की तलाश में घुमा करते थे। वो लोग कच्चे फल सब्जियां खाते थे और फिर उन लोगों ने बाद में जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने खेती के बारे में जाना, गेहूं चावल जैसी अन्य फसलों का उत्पादन किया और ऐसे ही फिर एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब हम क्रॉप के बारे में जानेंगे। अगर एक ही तरह के प्लांट को बड़े स्तर यानी लार्ज स्केल पे उगाया जाता है तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ एक ही तरह के प्लांट यानी जो वीट है, गेहूं है, उसके प्लांट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो हमारे इंडिया के अंदर हर जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें और रेनफॉल की बात करें तो ये इंडिया में सभी जगह अलग अलग पाई जाती है। इंडिया के इसी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारे इंडिया में क्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खरीफ क्रॉप के बारे में। ऐसी क्रॉप जो कि रेनी सीजन के अंदर यानी बारिश के मौसम के अंदर उगाई जाती है उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रेनी सीजन यानी जो बारिश का मौसम है इंडिया के अंदर जून से सितंबर के महीने के अंदर रहता है। स्पेसिफिक जो क्रॉप होती हैं उनको लगाया जाता है, जैसे पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन etc। इनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप के बारे में। ऐसी क्रॉप जिनको विंटर सीजन यानी सर्दियों के अंदर उगाया जाता है उन क्रॉप को हम रबी क्रॉप बोलते हैं। विंटर सीजन का जो टाइम पीरियड होता है जनरली अक्टूबर से लेके मार्च तक रहता है और इस सीज़न के अंदर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड जैसे क्रॉप को लगाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें 7 मुख्यतः पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें मिट्टी को तैयार करना देखेंगे अपन। सेकंड पॉइंट है सोविंग। थर्ड पॉइंट है अपने पास में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन। फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स है हार्वेस्टिंग और सेवन्थ है स्टोरेज। अब हम आगे इनको एक एक करके डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बीज को लगाने से पहले या खेती करने से पहले हमें पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी तैयार कैसे करेंगे? अब हम मिट्टी को तैयार करने के लिए करते क्या है कि जो खाली खेत होता है अपने पास में, उसमें जो मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। उसको पहले हमें करना पड़ता है लूज़, ताकि बीज वगैरह आसानी से जा पाएँ अपने पास में और जो नीचे न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट टर्न होके ऊपर आ जाएँ। मिट्टी को टर्न और लूज़ करने की प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं। ये प्लो की हेल्प से किया जाता है, जिसे हम हल बोलते हैं। ये लकड़ी का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है मतलब, और आयरन का भी हो सकता है। अगर मिट्टी ड्राई ज़्यादा हो तो हम उसको प्लोइंग करने से पहले पानी डालते हैं ताकि मिट्टी हल्की सी लूज़ हो जाए। प्लोइंग करते टाइम में जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं हम उनको भी तोड़ के छोटे कर देते हैं। फील्ड के अंदर उसके बाद में प्लोइंग करने के बाद में हम लेवलर की हेल्प से मिट्टी को लेवल में लेके आते हैं, ताकि जब हम पानी यानी इरिगेशन करें उस टाइम में पानी, मिट्टी जो पानी है अपने पास वो खेत में चारों तरफ जा सके। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में, जिसमें हम एग्रीकल्चर के अंदर काम आने वाले अलग अलग टूल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लो से। प्लो जिसको आप जानते हो, जिसे हम हल बोलते हैं, जो कि टिलिंग करने के लिए एडिंग माइनर यानी फर्टिलाइज़र वगैरह या मैन्योर डालने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। इसी का इस्तेमाल वीड्स यानी जो
अनवांटेड घास होती है अपने पास में खेतों में अपने आप उग जाती है, उसको हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, प्लो का जो सबसे आगे का पार्ट होता है उसे हम प्लो शेयर बोलते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसको प्लो शाफ्ट और आगे का जो पार्ट होता है वो एक बीम से जोड़कर जो बैल होते हैं या हॉर्सेस या कैमल हैं उनकी गर्दन पे रखा जाता है। प्लो को चलाने के लिए 2 जानवरों की ज़रूरत रहती है जो कि इसको खींचने में सहयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हो के बारे में। ये काफ़ी साधारण सा टूल है जो कि वीड्स यानी जो खेतों में अनवांटेड घास उगती है उसको हटाने के लिए काम आता है। ये बीच में से वुड या आयरन का भी बना हो सकता है और इसके आगे एक आयरन की प्लेट लगी रहती है जो कि ब्लेड की तरह काम करती है। इसको जानवरों के थ्रू या इंसान भी चला सकते हैं। अब देखते हैं कल्टीवेटर के बारे में। आज के दिनों में प्लोइंग होती है वो कल्टीवेटर के थ्रू की जाती है जो कि ट्रैक्टर में पीछे लग के इस्तेमाल में होता है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। अब हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं सोइंग। सोइंग करने से पहले जो बीज हम इस्तेमाल में लेते हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है कि अच्छी क्वालिटी के बीज हम इस्तेमाल में ताकि हमारी जो क्रॉप है काफ़ी अच्छी हो। सोइंग करने के लिए यानी बीज डालते टाइम में भी कुछ टूल इस्तेमाल में लिए जाते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अपने पास में ट्रेडिशनल टूल्स जो कि पुराने टाइम में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। प्लो के अंदर एक फनल लगा के उसको पाइप से कनेक्ट करके इस हिसाब से लगाया जाता था ताकि जब प्लो चलेगा तो पीछे से बीज डाले जाते थे फनल के अंदर ताकि जो वो बीज है वो मिट्टी के अंदर चले जाएं। अभी के टाइम में सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है बीज डालने के लिए जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। ये सीड ड्रिल क्या करता है कि प्रॉपर डिस्टेंस के अंदर बीजों को डालता है और पीछे से इसके लगे हुए जो आयरन ब्लेड्स हैं वो क्या करते हैं कि पीछे से मिट्टी से बीजों को ढकते रहते हैं ताकि जो बीज हैं वो बर्ड्स वगैरह ना खा पाए। ये टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। सोविंग करने के बाद में अगली प्रोसेस आती है हमारे पास में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमने बीज डाले हैं उनको मिट्टी से न्यूट्रिशन तो मिलते रहते हैं, साथ में जो फार्मर्स होते हैं वो बाहर से भी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ चीज़ें डालते हैं जिनको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। इनके बारे में हम डिफरेंट जानते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं जबकि जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं जैसे कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट की जो वेस्टेज होती है इनसे बनते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं अपने पास में फैक्ट्रीज में बनते हैं जबकि मैन्योर है उसको आप खेत में भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स कुछ भी ह्यूमस वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाते मिट्टी को जबकि जो मैन्योर होता है वो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं मतलब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जबकि मैन्योर के अंदर ये सारी चीज़ें कम होती हैं। फार्मर ज़्यादातर माइनर का इस्तेमाल लेते हैं क्योंकि माइनर मिट्टी की जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। माइनर के अंदर जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट को उगने में हेल्प करते हैं और ये मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। आगे हम पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में जिसको सिंचाई बोलते हैं। क्रॉप को डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर पानी डालने को ही इरिगेशन यानी सिंचाई बोलते हैं। अब ये हर एक क्रॉप के लिए हर एक सीज़न के अंदर अलग अलग टाइप से इस्तेमाल में ली जाती है। जैसे गर्मियों के अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, सर्दियों के अंदर कम रहती है और रेनी सीज़न के अंदर ये सारी चीज़ें कम रहती है क्योंकि बारिश के मौसम में पानी जो क्रॉप है वो आसानी से ले लेता है। इरिगेशन करने के भी कुछ मॉडर्न और ट्रेडिशनल अपने पास में मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। नीचे आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा मोर जिसमें एक इंसान पानी को बाहर निकाल के कुएं में से और फसल के अंदर डाल रहा है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो नालियाँ हैं वो बनाई जाती है जिससे पानी यहाँ से जाके और पूरे खेत के अंदर फैल जाता है। उसके बाद में आता है अपने पास में चेन पंप जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आगे आपको दिखाई दे रही है ढेकली जिसमें पानी निकाला जाता है और उससे आगे आपको दिख रही है राहट जिसमें एनिमल यानी जानवर की हेल्प से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है।
अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है कि जो पाइप होते हैं उनको परपेंडिकुलर लगा दिया जाता है और उनके ऊपर नोजल लगा दी जाती है। ये जो तरीका है या जो सिस्टम है, ये ऐसी ज़मीन पे इस्तेमाल लिया जाता है जहाँ की ज़मीन अनइवन हो। इसका मतलब हो कि वो ज़मीन लेवल नहीं हो। इसमें से होता क्या है कि जैसे ही आप कुएं वेल से मोटर स्टार्ट करते हो तो पानी के प्रेशर की वजह से ऊपर की जो नोजल है वो घूमती है, रोटेट करती है और उसमें से पानी निकलता है। तो ऐसा फील होता है कि उस खेत के अंदर बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादातर सैंडी सॉइल के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। सेकंड मेथड आता है अपने पास में ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, जो पाइप होते हैं उनको नीचे खेत में लगा दिया जाता है और उनमें हल्के हल्के छेद कर दिए जाते हैं, होल कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जैसे मोटर चालू करते हैं तो इनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है और डायरेक्ट प्लांट की रूट में चला जाता है। इससे पानी भी कम इस्तेमाल में होता है और जो प्लांट है उनको अपनी रूट के पास में डायरेक्ट पानी मिल जाता है, पानी की वेस्टेज भी कम होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि वीड्स क्या होते हैं, जो खेत में क्रॉप के साथ में कुछ अनवांटेड जो घास है वो उग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। अब इनको हटाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो वीड्स होती है, हम जो फार्मर यानी जो चीज़ें डालता है अपने क्रॉप के लिए, जैसे पानी, न्यूट्रिशन वगैरह, ये उनको सोख लेती है, खुद ले लेती है, जिससे हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इन वीड्स को हटाने के लिए जो अपने पास में फार्मर्स है वो वीडीसाइड्स डालते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि 2,4-D एक केमिकल होता है जो कि वीड्स के अंदर डाला जाता है, यानी अपनी खेत के अंदर डाला जाता है। ये सिर्फ वीड्स को ही नुकसान पहुंचाता है, ना कि हमारी फसल को। वीडीसाइड डालने का सबसे जो परफेक्ट टाइम होता है वो होता है जब क्रॉप उगना स्टार्ट होती है, फ्लोर और सीड्स निकालने से पहले के टाइम में। फार्मर्स की इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आता है अपने पास में हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग फसल जब अब जो क्रॉप अपने पास में होती है उसको काटने को ही हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। एक फसल को पूरा बड़ा होने यानी पूरा ग्रो होने के लिए लगभग 3 से 4 महीनों का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग अपने पास में इंसानों के द्वारा भी की जाती है और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद में फसल को, जो बीज होते हैं अपने पास में, उनको छिलकों से अलग करने के लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल में ली जाती है जिसको थ्रेसिंग बोलते हैं। अब ये थ्रेसिंग भी मशीनों के द्वारा होती है जिसको हम कंबाइन मशीन बोलते हैं, जो कि आपको साइड में पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही होगी। कुछ छोटे फार्मर्स यानी जिनके पास में ज़मीन कम है या कम एरिया होता है अपने पास में, वो जो सीड है इनको अलग करने के लिए विनोइंग मशीन का इस्तेमाल में लेते हैं। हमारे देश के अंदर जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम में बनाए जाते हैं और हर्षोल्लास से बनाए जाते हैं, जिसमें से कुछ है जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और बिहू। हार्वेस्टिंग के बाद में अब बारी आती है स्टोरेज करने की। अब स्टोरेज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अपने पास में सीड्स निकलते हैं या जो धान वगैरह निकलता है वो, उनको हमें इंसेक्ट वगैरह, रेड्स वगैरह या जो गीलापन है, जब मॉइस्चर होता है, उससे बचाने के लिए करना पड़ता है। जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर यानी गीलापन ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले इसको खेतों के अंदर ही सुखाया जाता है, उसके बाद में इसको स्टोर करने के लिए रखा जाता है। फार्मर्स जो होते हैं ग्रीन को स्टोर करने के लिए जूट के बैग या मेटलिक बीन का इस्तेमाल लेते हैं, और इसी को अगर बड़े स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाए तो सिलोज और ग्रेनरीज जैसी जगहों का इस्तेमाल लिया जाता है। यहाँ पे रेड्स और इंसेक्ट से इनको बचाया जाता है। क्रॉप की तरह ही जो फार्मर्स होते हैं वो एनिमल रेयरिंग भी करते हैं। अब जैसे कि फार्मर्स क्रॉप का ध्यान रखते हैं, सीड को इस्तेमाल लेना, अच्छे सीड का इस्तेमाल लेना, सोविंग करना, वैसे ही फार्मर्स एनिमल रेयरिंग में ध्यान रखते हैं। उनको प्रॉपर फूड देना, प्रॉपर शेल्टर देना, अच्छी तरीके से उनका रख रखाव करना, यही काम अगर बड़े स्तर पे किया जाए तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और ये था हमारा पूरा चैप्टर 8th क्लास का फर्स्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।